दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में। और आज के वीडियो में हम आपको होम लोन का प्रोसेस नहीं बता रहे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो 10 चीज़ होती हैं होम लोन समझने के लिए वो बताएंगे। हो सकता है आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें टेक्निकल लगें, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको सब चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को एंड तक देखें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, जिसकी हेल्प से आप अपने लोन में लाखों की सेविंग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पे। 10 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना चाहिए और अपने बैंकर से पूछना चाहिए बिफोर अवेलिंग होम लोन। वीडियो का साइज देखते हुए हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर किया है। पहले पार्ट में 5 टॉपिक और दूसरे पार्ट में बाकी के 5 पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में, बट उसके पहले डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बैंकिंग मित्र। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है होम लोन मार्जिन। दोस्तों मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको अपनी तरफ से पे करना होता है घर खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज लोन पे लेते हैं जैसे कि घर, कार या मोबाइल, तो बैंक हमको उसके लिए 100% लोन नहीं देता। तो जो भी टोटल कॉस्ट है उस आइटम का, उसमें से कुछ अमाउंट हमको डाउन पेमेंट करना होता है, उसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो होम लोन के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम मार्जिन फिक्स करके रखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एज पर आरबीआई नॉर्म 30 लाख तक के लोन के लिए आपको मिनिमम 10% मार्जिन लाना होगा। वहीं 30 लाख टू 75 लाख के होम लोन के लिए आपको मिनिमम मार्जिन 20% लाना होगा। और उससे ज़्यादा का अगर आपको होम लोन चाहिए तो उसके लिए आपको 25% मार्जिन लाना होगा। मतलब जो भी कॉस्ट है घर की, उसमें से 25% आपको लाना होगा और बैंक मैक्सिमम 75% ही फाइनेंस कर पाएगा अगर आप 75 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की ले रहे हैं तो आरबीआई के नियम अनुसार बैंक आपको मैक्सिमम 80% ही फाइनेंस कर पाएगा, यानी कि 40 लाख, और बाकी 10 लाख आपको खुद लाना होगा एज मार्जिन। तो मार्जिन में आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एंश्योर कर लीजिए कि आपके पास आरबीआई के हिसाब से जितना मिनिमम मार्जिन स्टिपुलेट किया गया है वो अवेलेबल हो, क्योंकि बैंक उससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज़ जो मार्जिन के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई डाउन पेमेंट कर रहे हैं या एडवांस पेमेंट कर रहे हैं बिल्डर या सेलर को, तो कोशिश करें कि आप वो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही दें, यानी कि चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, एनईएफटी या आरटीजीएस से, ना कि कैश में। और साथ ही उसकी रसीद भी जरूर ले लें। इससे आपको 2 बेनिफिट हैं। पहला, अगर किसी कारण से आपकी डील कैंसिल होती है तो पैसा वापस क्लेम करने में आपको ईजी होगा। और साथ ही होम लोन लेते टाइम बैंक आपसे प्रूफ मांगता है मार्जिन मनी का, तो तब आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हैं और साथ में रसीद दिखा सकते हैं कि आपने अपने मार्जिन का मनी ऑलरेडी बिल्डर या तो फिर सेलर को दे दिया है। होम लोन का सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टी चेक। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक चेक करता है होम लोन के लिए वो है प्रॉपर्टी चेक। प्रॉपर्टी चेक नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक है लीगल वेरिफिकेशन और दूसरा है टेक्निकल वेरिफिकेशन। लीगल वेरिफिकेशन एक एडवोकेट करता है, जबकि टेक्निकल वेरिफिकेशन आर्किटेक्ट या तो फिर इंजीनियर करता है। जो पहला चेक है लीगल चेक, इसमें देखा जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, प्रॉपर्टी को बैंक मॉर्गेज कर पाएगा या नहीं, सेलर के पास प्रॉपर्टी बेचने का मालिकाना हक है या नहीं, और ऐसे ही प्रॉपर्टी के और लीगल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा प्रॉपर्टी का होता है टेक्निकल वेरिफिकेशन। इसमें बैंक का इंजीनियर जाके प्रॉपर्टी विजिट करता है, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग की कंडीशन देखता है, ये चेक करता है कि प्रॉपर्टी उतने की है कि नहीं जितने में आप उससे खरीद रहे हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी चेक करने वाले एडवोकेट और इंजीनियर बैंक खुद अपॉइंट करता है, और अगर ये दोनों में से किसी ने भी प्रॉपर्टी को अप्रूव नहीं किया तो आपको उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का सेल परचेज एग्रीमेंट करें, उससे पहले सेलर से कंफर्म कर लें कि प्रॉपर्टी सब तरह से क्लियर है कि नहीं। वरना कई बार ऐसा होता है कि बैंक उस प्रॉपर्टी पे होम लोन करने से मना कर देता है और सेलर आपको एडवांस अमाउंट वापस करने से मना कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सेलर से पूछ सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी किसी बैंक पे पहले कभी मॉर्गेज थी। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि पहले अगर इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो चुका है तो वापस इस प्रॉपर्टी में लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट टिप हम आपको देना चाहेंगे कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, भले ही उस प्रॉपर्टी पे लोन ना ले रहे हों, तो भी किसी बैंक के पैनल एडवोकेट से उस प्रॉपर्टी का लीगल वेरिफिकेशन करा लें। इस लीगल वेरिफिकेशन कराने के चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, जो कि हार्डली 2 से 3 हज़ार के बीच में होते हैं, लेकिन उससे आपकी प्रॉपर्टी का लीगल वेरिफिकेशन हो जाएगा
और अगर प्रॉपर्टी पेपर्स में कुछ कमी है या बेचने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है होम लोन की ईएमआई। होम लोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ईएमआई, इसलिए इस पॉइंट की एक एक चीज को ध्यान से सुने। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई वो अमाउंट होता है जो आपको हर मंथ पे करना रहता है अपना लोन रीपे करने के लिए। ईएमआई 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट पीरियड। यह समझना बहुत ही सिंपल है कि जितना ज्यादा आपका लोन होगा उतना ज्यादा आपका ईएमआई होगा। ऐसे ही जितना ज्यादा आपका आरओआई या लोन पे इंटरेस्ट रहेगा उतना ही आपका ईएमआई ज्यादा होगा। हम इस टेबल पे देख सकते हैं कि अगर हम 30 लाख का लोन 8% ब्याज या आरओआई पे लेते हैं 20 साल के लिए तो उसका ईएमआई 25,000 के आसपास होगा। वहीं सेम अमाउंट के लोन पे अगर 9% का इंटरेस्ट रहे तो आपका ईएमआई 27,000 के आसपास रहेगा। तो जैसे जैसे आपका आरओआई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी ईएमआई बढ़ते जाएगी। जबकि अगर आपका लोन का रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जाए तो आपकी ईएमआई कम होगी। तो उसी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है 9% ब्याज में 20 साल के लिए तो उसकी ईएमआई आपकी 27,000 के आसपास रहेगी। और वहीं अगर उसका रीपेमेंट पीरियड 25 साल कर दिया जाता है तो उसकी ईएमआई 25,000 के आसपास रहेगी। ईएमआई के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन पे मंथली आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जब आप ईएमआई जमा करते हैं तो पहले जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उस मंथ का वो रीपे होता है और उसके बाद ईएमआई का बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल में जमा होता है और उतने अमाउंट से ही आपका लोन अमाउंट कम होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है 8% ब्याज पे 20 साल के लिए तो उसका ईएमआई 25,000 के आसपास है, लेकिन आपको इस लोन पे 30 दिन का इंटरेस्ट करीब करीब 19,000 लग जाता है। तो जब आप 25,000 की ईएमआई जमा करते हैं तो पहले ये 19,000 का इंटरेस्ट उससे रीपे होता है और उसके बाद जो बचा अमाउंट है 5 से 6,000 के बीच में वो आपके लोन अकाउंट में जमा होता है। तो एक मंथ के बाद आपका लोन का प्रिंसिपल 30 लाख से रिड्यूस होके 29.94 लाख बचता है, यानी कि सिर्फ 6,000 कम होता है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमने 25,000 की ईएमआई दी लेकिन हमारा लोन सिर्फ 6,000 कम हुआ। उसका रीजन यही है कि आपकी ईएमआई से पहले मंथली इंटरेस्ट कटता है और उसके बाद बचा हुआ पैसा लोन में जमा होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ईएमआई के बारे में कि आरबीआई और बैंक के नियमों के अनुसार आपकी सारी ईएमआई चाहे वो हाउसिंग लोन की हो, व्हीकल लोन की, पर्सनल लोन की और साथ में टैक्स मिला के आपकी सैलरी का 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी का 40% आपके पास बचना चाहिए सारी ईएमआई और टैक्स चुकाने के बाद, जिससे कि आप अपना घर खर्च चला पाएं। उम्मीद है कि आपको ईएमआई समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम आपको टिप्स देना चाहेंगे कि होम लोन लेने से पहले आप खुद चेक कर लें कि कितना होम लोन का मैक्सिमम ईएमआई आप कंफर्टेबली हर मंथ दे पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही लोन लीजिए। सेकंड टिप है, आप अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने कोई छोटे लोन जिसकी ईएमआई चल रही हो अभी उसे बंद कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको मिनिमम 40,000 तो अपने घर खर्चे के लिए लेके जाना है। तो आपकी बाकी बची हुई ईएमआई और टैक्स मिला के मैक्सिमम 60,000 तक डिडक्शन हो सकता है। तो इस एग्जांपल में अपन देख सकते हैं कि आपकी 7,000 की ईएमआई पर्सनल लोन के लिए जा रही है जिसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, जनरली 2 से 3 लाख। तो अगर आपका भी ऐसा कोई छोटा लोन चल रहा हो तो उसे रीपे कर दें ताकि आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ सके और आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ सके। इसके अलावा ईएमआई के लिए टिप है कि आप हमेशा ईएमआई अपनी टाइम पे जमा करें। इससे आपको पेनल इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा और साथ में आपका सिबिल स्कोर भी हमेशा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने लोन में ऑटो डेबिट फैसिलिटी या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हर मंथ की एक फिक्स डेट में आपके लोन अकाउंट में पैसा जमा हो जाए। और ईएमआई के ऊपर हमारी लास्ट टिप है कि जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हम अगर 25,000 का ईएमआई जमा करते हैं तो ब्याज कटने के बाद हमारे लोन में केवल 5 या 6,000 ही जमा होता है। तो लोन के इनिशियल ईयर्स में ईएमआई से ज्यादा अमाउंट जमा करें ताकि आपका लोन का इंटरेस्ट बर्डन कम हो और उसका रीपेमेंट भी जल्दी हो जाए। हमारा होम लोन के ऊपर 4th पॉइंट है, व्हाट इज प्री ईएमआई। प्री ईएमआई का मतलब होता है इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो इंटरेस्ट जो हमको ईएमआई से पहले जमा करना पड़ता है। जब भी हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर या फ्लैट लेते हैं तो जब तक हमारा वो घर कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक हमको वो बिल्डर उस घर का पोजीशन नहीं दे देता तब तक हमारा ईएमआई चालू नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम बैंक से डिसबर्समेंट लेना चालू कर देते हैं तो हमको जितना अमाउंट हमने डिसबर्स कराया है उतने पे ब्याज लगते रहता है। तो इस ब्याज को हमको रेगुलर सर्व करना रहता है और इसी ब्याज या इंटरेस्ट को हम कहते हैं
प्री ईएमआई या इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमको प्री ईएमआई जमा करना चाहिए या उसके बदले पूरा ईएमआई जमा करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हो सकता है कि प्री ईएमआई का अमाउंट कम हो ईएमआई से, लेकिन ये हमेशा फायदेमंद होता है कि हम सिर्फ ब्याज देने के बजाय पूरा ईएमआई जमा करें शुरू से। इससे हमारे लोन का रीपेमेंट जल्दी चालू हो जाता है और हमको ब्याज भी कम लगता है और हमारा लोन जल्दी बंद भी हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं बिल्डर से और वो बिल्डर उस घर को 2 साल के बाद आपको पोजीशन देगा, तो आपका ईएमआई 2 साल बाद चालू होगा। लेकिन ये 2 साल में आपको जो अमाउंट आप डिसबर्स करके बिल्डर को देते जा रहे हैं उस पे ब्याज लगना चालू हो जाएगा। तो अगर आप पहले प्री ईएमआई देते हैं तो 2 साल तक आप प्री ईएमआई देते रहेंगे और 2 साल के बाद आपका ईएमआई चालू होगा। तो टोटल आपका लोन का रीपेमेंट हो जाएगा 22 साल, जिसमें से 2 साल आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं। वहीं अगर आप पहले ही महीने से ईएमआई चालू कर दें तो टोटल आपका रीपेमेंट 20 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो वो 2 साल का ब्याज आपको बच जाएगा। इसलिए कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो प्री ईएमआई की जगह पूरा ईएमआई ही पे करें। प्री ईएमआई के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि हमारा ईएमआई चालू नहीं हुआ तो हमको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्री ईएमआई पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो मिलता है आपको घर कंप्लीशन के बाद। और जितना भी अमाउंट आपने प्री ईएमआई में दिया है उसको आप 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हैं अगले 5 साल तक। आइए अब चलते हैं होम लोन के 5th टॉपिक पे, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ब्याज है जो बैंक आपको चार्ज करता है आपके होम लोन पे। होम लोन पे इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक और डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना अच्छा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको होम लोन पे चार्ज होगा। आपके होम लोन पे इंटरेस्ट नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पूरे लोन टेनर में सेम रहता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है 9% के फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो ये पूरे 20 साल में आपको 9% के रेट से ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब देखते हैं इसके फायदे और नुकसान। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा ये है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि फिक्स रहता है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में इजी पड़ता है। आपको पता रहता है कि हर मंथ आपको लोन में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। वहीं इसका नुकसान ये है कि फिक्स्ड होने के कारण बैंक जनरली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रखते हैं। तो फिक्स्ड रेट नॉर्मली फ्लोटिंग रेट से ज्यादा होता है और बहुत सारे बैंक प्री पेमेंट चार्जेस भी लगाते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन में। वहीं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है जो फ्लोट या तो फिर पीरियडिकली चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। इंडिया में नॉर्मली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के रेपो रेट से लिंक रहता है। तो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब जब रेपो रेट बढ़ाता है तब तब आपके होम लोन का फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, और जब आरबीआई रेपो रेट गिराएगा तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट प्लस 3%। तो क्योंकि अभी आरबीआई का रेपो रेट 6.35% है तो आपको होम लोन पे 9.35% चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगी, आरबीआई रेपो रेट गिराएगा, वैसे ही आपके होम लोन पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के फायदे हैं, नॉर्मली ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रहता है और बैंक इसमें प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाते हैं अगर आप लोन को जल्दी चुका देते हैं तो। जो थोड़ा सा नुकसान है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम आपको टिप देना चाहेंगे कि जब भी आप होम लोन लेने जाएं तो जो भी आपके आसपास के मेजर बैंक्स हैं सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लें और जिसका सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसी से लोन लें। इसके अलावा बैंक से ये भी पूछ लें कि क्या वो प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो जिस टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाता होगा वो लेना हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा अपने बैंक से ये भी कंफर्म कर लें कि कहीं पे आपको टीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे। टीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसमें आपको बैंक शुरू के 1 या 2 साल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। तो बैंक से ये भी पूछ लीजिए कि आने वाले साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ तो नहीं जाएगा। इसके अलावा कोशिश करिए कि अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें ताकि आपको हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो लास्ट टिप हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे देश डेवलप होगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाएंगे। तो ये देख के बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि होम लोन को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया जाए, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा।
उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 5 और इम्पोर्टेंट चीजें होम लोन के बारे में जानने के लिए देखिए इसका सेकंड पार्ट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। थैंक यू।